भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। धारा 1, संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाता है। यह पूरे भारत पर लागू होता है। 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। यह न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, एफिडेविट या आर्बिट्रेशन पर नहीं, जब तक कि ऐसा न कहा गया हो। धारा 2, अधिनियमों का निरसन। इस एक्ट से पहले सबूत से जुड़े पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं। अब सबूत के मामले सिर्फ इसी एक्ट के तहत आते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक। धारा 3, व्याख्या खंड, परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। न्यायालय मध्यस्थों को छोड़कर सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। तथ्य, इंद्रियों या मानसिक स्थिति द्वारा बोधगम्य कोई भी चीज। प्रासंगिक तथ्य, एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ। प्रमाण, मौखिक साक्ष्य, गवाहों के बयान। दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सिद्ध बटा असिद्ध बटा सिद्ध नहीं। दस्तावेज, किसी भी पदार्थ पर व्यक्त कोई भी बात। यह अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। धारा 4, मान सकता है, मानेगा, निर्णायक सबूत। मान सकते हैं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार है। मान लेना चाहिए, न्यायालय को तब तक मान लेना चाहिए जब तक कि वो अस्वीकृत न हो जाए। निर्णायक प्रमाण, इसे बिल्कुल भी गलत साबित नहीं किया जा सकता। अध्याय 2, तथ्यों की प्रासंगिकता के बारे में। धारा 5, विवादित तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। सबूत सिर्फ इसके लिए दिया जा सकता है, मुद्दे से जुड़े तथ्य, प्रासंगिक तथ्य। गैर जरूरी तथ्यों की इजाजत नहीं है। धारा 6, एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता, रेस गेस्टे। उसी ट्रांजैक्शन से जुड़े फैक्ट्स रेलेवेंट है। उदाहरण, हमले के तुरंत बाद पीड़ित का रोना। धारा 7, तथ्य जो अवसर, कारण या प्रभाव है। तथ्य बताते हैं किसी घटना का कारण, किसी घटना का प्रभाव। उदाहरण, मकसद, हथियार, चोट। धारा 8, मकसद, तैयारी और पिछला या बाद का आचरण। मकसद और तैयारी जरूरी है। घटना से पहले बाद में आरोपी या पीड़ित का व्यवहार जरूरी है। धारा 9, मुद्दे में तथ्यों को समझाने या पेश करने के लिए आवश्यक तथ्य। मदद करने वाले तथ्य, व्यक्तियों या वस्तुओं की पहचान करें। समय स्थान तय करें। उदाहरण, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। धारा 10, षड्यंत्रकारियों द्वारा कही या की गई बातें। साजिश करने वालों के बयान या काम सभी के खिलाफ जरूरी है, सिर्फ साजिश होने पर ही लागू होता है। धारा 11, मुद्दे के तथ्यों से असंगत या उनका समर्थन करने वाले तथ्य। तथ्य जो किसी तथ्य को असंभव बनाना, किसी तथ्य की संभावना का समर्थन करें। उदाहरण, एलिबाई। धारा 12, मन या शरीर की स्थिति दर्शाने वाले तथ्य, इरादा, ज्ञान, सेहत वगैरह दिखाने वाले फैक्ट्स काम के हैं। धारा 13, अधिकार या प्रथा से संबंधित तथ्य, ट्रांजैक्शन या उदाहरण जो साबित करते हैं अधिकार का अस्तित्व, कस्टम या उपयोग। धारा 14, मनस्थिति दर्शाने वाले तथ्य, इरादा, अच्छी नियत, लापरवाही वगैरह दिखाने वाले तथ्य। उदाहरण, पहले भी ऐसे ही काम। धारा 15, प्रणाली या योजना को दर्शाने वाले तथ्य, कामों का पैटर्न या सिस्टम दिखाने वाले तथ्य। उदाहरण, एक ही तरीके से बार बार धोखाधड़ी करना। धारा 16, व्यवसाय के क्रम का अस्तित्व, बिजनेस के रेगुलर कोर्स को दिखाने वाले फैक्ट्स काम के हैं। प्रवेश और स्वीकारोक्ति। धारा 17, प्रवेश की परिभाषा, एडमिशन, किसी मुद्दे के बारे में अनुमान लगाने वाला बयान, पार्टियों या ऑथराइज्ड लोगों द्वारा बनाया गया। धारा 18, कार्यवाही में पक्षकार द्वारा प्रवेश, एडमिशन, दल, प्रतिनिधि, रुचि रखने वाला व्यक्ति, प्रासंगिक है। धारा 19, ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रवेश जिनकी स्थिति को सिद्ध किया जाना आवश्यक है, ऐसे लोगों के बयान जिनकी स्थिति या जिम्मेदारी पर सवाल है। धारा 20, पक्षकार द्वारा संदर्भित व्यक्तियों द्वारा प्रवेश, अगर कोई पार्टी जानकारी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बताती है तो उस व्यक्ति का बयान एक्सेप्टेंस बन जाता है। क्विक एग्जाम समरी। सेक्शन 1, 4 शुरुआती और परिभाषाएं। सेक्शन 5, 16 फैक्ट्स की प्रासंगिकता। सेक्शन 17, 20 एडमिशन। नीचे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 21 से 40 की आसान अंग्रेजी में स्पष्ट परीक्षाउन्मुख व्याख्या दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धाराएं 21-40। प्रवेश, धारा 21 से 23। धारा 21, प्रवेश का प्रमाण जरूरी है और इन्हें देने वाले व्यक्ति के खिलाफ साबित किया जा सकता है। खास मामलों को छोड़कर किसी बात को कहने वाला व्यक्ति उसे साबित नहीं कर सकता। अपवाद, जब यह संबंधित व्यवहार को समझाता है या अन्यथा प्रासंगिक है। धारा 22, दस्तावेजों की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकृति, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में मौखिक बयान काम के नहीं है। एक्सेप्शन, जब डॉक्यूमेंट खुद नहीं दिखाया जा सकता। धारा 23, दीवानी मामलों में स्वीकृति, सेटलमेंट नेगोशिएशन के दौरान की गई बातें मंजूर नहीं है। पार्टियों को झगड़े आजादी से सुलझाने के लिए बढ़ावा देता है। स्वीकारोक्ति, धारा 24-30। धारा 24, प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण स्वीकारोक्ति।
कोई कन्फेशन इनसे मिला है तो वो बेमतलब है। धमकी, वादा, अधिकार द्वारा प्रलोभन, वैलिड होने के लिए ये वॉलंटरी होना चाहिए। धारा 25 पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति के सामने किया गया कबूलनामा मान्य नहीं है। धारा 26 पुलिस हिरासत में स्वीकारोक्ति, पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन मान्य नहीं है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया हो। धारा 27 तथ्यों की खोज, कन्फेशन का वो हिस्सा जिससे किसी बात का पता चलता है माना जाएगा। उदाहरण, आरोपी के बयान के आधार पर हथियार की बरामदगी। धारा 28 धमकी हटा लेने के बाद स्वीकारोक्ति, अगर कन्फेशन करने से पहले धमकी वादा हटा दिया जाए तो ये मंजूर है। धारा 29 अन्यथा प्रासंगिक स्वीकारोक्ति, कन्फेशन तब भी माना जाएगा जब गोपनीयता के तहत बनाया गया, धोखे के जवाब में, बिना चेतावनी के। धारा 30 सहअभियुक्त का स्वीकारोक्ति, एक आरोपी के कबूलनामे को दूसरों के खिलाफ माना जा सकता है सिर्फ तब जब जॉइंट ट्रायल चल रहा हो। यह कमजोर सबूत है, इसे पक्का करने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों के कथन जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। धारा 32-33। धारा 31 स्वीकारोक्ति निर्णायक प्रमाण नहीं है, एडमिशन पक्के नहीं है लेकिन एस्टोपेल बना सकते हैं। धारा 32 मृत अथवा अनुपलब्ध व्यक्तियों द्वारा सुसंगत तथ्यों का कथन, प्रासंगिक जब व्यक्ति मर चुका है, नहीं मिल सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ, इसमें शामिल है मृत्यु पूर्व घोषणा, हित के विरुद्ध कथन, सार्वजनिक अधिकारों, रीति रिवाजों, संबंधों के बारे में बयान। धारा 33 पिछली न्यायिक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य, पहले की कार्यवाही से सबूत तब काम का होगा जब वही पार्टियां, समान मुद्दे, जिरह का मौका दिया गया। न्यायालयों के निर्णय। धारा 34 से 38। धारा 34 लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां, बिजनेस रिकॉर्ड में एंट्रीज जरूरी है लेकिन अकेले लायबिलिटी साबित नहीं कर सकते। धारा 35 सार्वजनिक अभिलेखों में प्रविष्टियां, सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी कर्मचारियों की एंट्री जरूरी है। धारा 36 मानचित्रों और चार्टों में कथन, अथॉरिटी द्वारा बनाए गए मैप, चार्ट, प्लान में दिए गए बयान काम के हैं। धारा 37 अधिनियमों या अधिसूचनाओं में कथन, कानूनों, घोषणाओं, नोटिफिकेशन में दिए गए बयान जरूरी तथ्य है। धारा 38 कानून के बारे में कथन, किताबों या फैसलों में कानून को समझाने वाले बयान काम के हैं। निर्णयों की प्रासंगिकता। धारा 39 से 40। धारा 39 सार्वजनिक प्रकृति के मामलों के बारे में निर्णय, पब्लिक राइट से जुड़े फैसले रेलेवेंट है। धारा 40 दूसरे वाद या मुकदमे पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक पिछले निर्णय, पिछला फैसला तब लागू होता है अगर नए मुकदमे पर रोक, रिस जूडिकेटा या डबल जेपर्डी लागू होता है। त्वरित संशोधन तालिका। अनुभाग। विषय 21-23, दाखिले 24-30, बयान 32-33, अनुपलब्ध व्यक्तियों के कथन 34-38, अभिलेख और सार्वजनिक दस्तावेज 39-40। निर्णय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 41 से 60, धारा 41 से 44, धारा 41 विमुक्त निर्णय, सक्षम कोर्ट के अंतिम फैसले जो इनसे संबंधित है। शादी, तलाक, दिवालियापन, संरक्षण, ऐसे फैसले पक्के सबूत हैं। सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जरूरी है। उदाहरण, तलाक का आदेश। धारा 42 सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित निर्णय, सेक्शन 41 के तहत न आने वाले फैसले, सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित, काम का है लेकिन पक्का नहीं। धारा 33 अन्य निर्णय, धारा 40 से 42 के अंतर्गत न आने वाले निर्णय अप्रासंगिक है। अपवाद, अगर ऐसे फैसले का होना ही एक मुद्दा है। धारा 44 धोखाधड़ी या मिलीभगत, किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है अगर उसे ये लोग पाएं। धोखा, मिलीभगत, अधिकार क्षेत्र का अभाव, तीसरे व्यक्ति की राय। धारा 45 से 51। धारा 45 विशेषज्ञों की राय, एक्सपर्ट्स की राय इन मामलों में काम की है। विज्ञान, कला, लिखावट, उंगलियों के निशान, चिकित्सा और फोरेंसिक मामले। धारा 46 विशेषज्ञ की राय का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य, एक्सपर्ट की राय सही है या गलत ये दिखाने वाले फैक्ट्स काम के हैं। धारा 47 हस्तलेखन के बारे में राय, हैंडराइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय काम की है। धारा 48 रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में राय, रीति रिवाजों को जानने वाले लोगों की राय काम की है। धारा 49 प्रथाओं, सिद्धांतों के बारे में राय, ग्रुप या परिवारों के इस्तेमाल, सिद्धांतों पर राय जरूरी है। धारा 50 रिश्ते पर राय, ज्ञान के खास साधन वाले लोगों की राय काम की है। उदाहरण, परिवार के सदस्य रिश्ता बता रहे हैं। धारा 51 राय के आधार, जिन आधारों पर राय आधारित है उनकी जांच की जा सकती है। चरित्र साक्ष्य। धारा 52-55। धारा 52 सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य, सिविल मामलों में चरित्र का सबूत बेमतलब है। एक्सेप्शन, अगर कैरेक्टर खुद ही एक फैक्ट हो। धारा 53 आपराधिक मामलों में अभियुक्त का चरित्र, आरोपी का अच्छा चरित्र जरूरी है। जब तक आरोपी दरवाजा नहीं खोलता तब तक बुरा कैरेक्टर बेमतलब है। धारा 54 पिछला बुरा चरित्र,
पिछला बुरा किरदार बेमतलब है। एक्सेप्शन, जब कैरेक्टर खुद ही इशू हो। धारा 55, चरित्र को प्रभावित करने वाली क्षतियां। नुकसान की रकम पर असर पड़ता है तो कैरेक्टर जरूरी है। प्रासंगिक तथ्यों को समझाने या पेश करने के लिए तथ्य। धारा 56 से 60। धारा 56, न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य। कोर्ट को जो बातें पहले से पता है उन्हें सबूत की जरूरत नहीं है। उदाहरण, लागू कानून। धारा 57, वे तथ्य जिनका न्यायालय को न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए। इसमें शामिल है भारत के कानून, सार्वजनिक कार्य, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का भूगोल, सरकारी अधिसूचनाएं। धारा 58, स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। पार्टियों द्वारा माने गए फैक्ट्स को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। धारा 59, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण। डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर सभी फैक्ट्स ओरल एविडेंस से साबित किए जा सकते हैं। धारा 60, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। गवाह के पास यह होना चाहिए: तथ्य देखा, सच सुना, इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। सुनी सुनाई बातों के सबूत की इजाजत नहीं है। त्वरित संशोधन चार्ट। धारा, विषय 41-44, निर्णय 45-51, विशेषज्ञ और राय प्रमाण 52-55, चरित्र प्रमाण 56-60, सबूत और न्यायिक नोटिस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। धारा 61-90, दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य के सामान्य नियम। धारा 61 से 66। धारा 61, दस्तावेजों की सामग्री का प्रमाण। डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट इन तरीकों से साबित किया जा सकता है: प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य। धारा 62, प्राथमिक साक्ष्य। प्राइमरी सबूत का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सबूत का सबसे अच्छा रूप। उदाहरण, ओरिजिनल सेल डीड। धारा 63, द्वितीयक साक्ष्य। इसमें शामिल है प्रमाणित प्रतिलिपियां, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां, प्रतियों की मूल से तुलना, दस्तावेज की सामग्री का मौखिक विवरण। धारा 64, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का प्रमाण। प्राइमरी सबूत से साबित करना होता है, द्वितीयक साक्ष्य केवल अपवादों में ही स्वीकार्य है। धारा 65। धारा 65, ऐसे मामले जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं। सेकेंडरी सबूत की इजाजत तब दी जाती है जब ओरिजिनल खो गया है या नष्ट हो गया है, ओरिजिनल दूसरी पार्टी के पास है, मूल दस्तावेज सार्वजनिक है, ओरिजिनल आसानी से मूव नहीं होता, कानून द्वारा प्रमाणित प्रति की अनुमति। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा खंड। धारा 66, उत्पादन के लिए नोटिस के बारे में नियम। सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले ओरिजिनल एविडेंस रखने वाले व्यक्ति को नोटिस देना जरूरी है। कुछ अपवाद लागू होते हैं: सार्वजनिक और निजी दस्तावेज। धारा 67 से 73। धारा 67, हस्ताक्षर और हस्तलेख का प्रमाण। सिग्नेचर या हैंडराइटिंग को आरोपी व्यक्ति का साबित करना होगा। धारा 68, कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण। सत्यापित दस्तावेजों जैसे वसीयत के लिए कम से कम एक सत्यापित गवाह की आवश्यकता होती है। धारा 69, जब सत्यापनकर्ता गवाह नहीं मिल पाता है तो सबूत, फांसी दूसरे सबूतों से साबित हो सकती है। धारा 70, निष्पादन की स्वीकृति। अगर फांसी मान ली जाती है तो गवाह बुलाने की जरूरत नहीं है। धारा 71, जब साक्षी फांसी से इनकार करता है तो सबूत, दूसरे सबूत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। धारा 72, ऐसे दस्तावेज का सबूत जिसे कानून द्वारा सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आम डॉक्यूमेंट्स की तरह साबित किया जा सकता है। धारा 73, हस्ताक्षर, लेखन या मुहर की तुलना। कोर्ट तुलना कर सकता है हस्ताक्षर, लिखावट, मुहरे। सार्वजनिक दस्तावेज और प्रमाणित प्रतियां। धारा 74 से 78। धारा 74, सार्वजनिक दस्तावेज। इसमें शामिल है संप्रभु प्राधिकरण के कार्य, आधिकारिक अभिलेख, न्यायालयों के सार्वजनिक अभिलेख। धारा 75, निजी दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स। धारा 76, प्रमाणित प्रतियां। सरकारी अधिकारी को रिक्वेस्ट करने पर सर्टिफाइड कॉपी देनी होगी। धारा 77, प्रमाणित प्रतियों द्वारा प्रमाण। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के सबूत के तौर पर सर्टिफाइड कॉपी दिखाई जा सकती है। धारा 78, दस्तावेजों का प्रमाण। साबित करने का तरीका बताता है अधिनियमों, सूचनाएं, सार्वजनिक अभिलेख, विदेशी निर्णय, दस्तावेजों के संबंध में अनुमान। धारा 79 से 90। धारा 79, प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। कोर्ट ये मान लेगा कि सर्टिफाइड कॉपी असली है। धारा 80, साक्ष्य के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, न्यायिक रिकॉर्ड और कबूलनामे के बारे में अंदाजा। धारा 81, राजपत्रों, समाचार पत्रों के बारे में उपधारणा। कोर्ट ने इनकी असलियत मान ली है। आधिकारिक राजपत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाओं। धारा 82, इंग्लैंड में स्वीकार्य दस्तावेज के बारे में अनुमान। पुराना सेक्शन, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है। धारा 83, मानचित्रों और योजनाओं के बारे में उपधारणा। सरकार द्वारा बनाए गए मैप प्लान सही माने जाते हैं। धारा 84, विधियों के संग्रहण के बारे में उपधारणा। अथॉरिटी के तहत छपी कानून की किताबें सही मानी जाती है। धारा 85, अटॉर्नी की शक्तियों के बारे में उपधारणा। अथॉरिटी के वैलिड माने जाने से पहले किया गया पावर ऑफ अटॉर्नी। धारा 85 इलेक्ट्रॉनिक समझौतों के बारे में अनुमान। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट मान्य माने जाएंगे। धारा 85 भी
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान। असली माने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। धारा 85C इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में अनुमान। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मान्य माना जाता है। धारा 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। असली माना जाता है। धारा 87 पुस्तकों, मानचित्रों, चार्टों के बारे में उपधारणा। जिन किताबों मैप्स पर आमतौर पर भरोसा किया जाता है उन्हें असली माना जाता है। धारा 88 टेलीग्राफिक संदेशों के बारे में उपधारणा। मैसेज को डिलीवर किए गए मैसेज से मेल खाने वाला माना जाता है। धारा 89 सम्यक निष्पादन के बारे में अनुमान, अगर डॉक्यूमेंट सही कस्टडी से बनाया गया हो। धारा 90 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। पुराने डॉक्यूमेंट्स 30+ साल असली माने जाते हैं। सिग्नेचर एग्जीक्यूशन साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। त्वरित संशोधन तालिका। धारा विषय 61 66 प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य 67 73 निष्पादन का प्रमाण 74 78 सार्वजनिक दस्तावेज 79 90 पूर्वानुमान। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 91 100 मौखिक साक्ष्य एवं बहिष्करण नियम। मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य का बहिष्करण। धारा 91 से 92 सेक्शन 91 कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट वगैरह की शर्तों का सबूत। बेस्ट एविडेंस रूल। जब शर्तें लिख ली जाती हैं तो डॉक्यूमेंट खुद बनाना होगा। कंटेंट को साबित करने के लिए ओरल एविडेंस की इजाजत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन पर लागू होता है। उदाहरण, लिखित बिक्री विलेख शर्तों को विलेख द्वारा साबित किया जाना चाहिए, मौखिक बयानों से नहीं। सेक्शन 92 लिखित शब्दों का खंडन करने, उनमें बदलाव करने, कुछ जोड़ने या घटाने के लिए मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार। पैरोल साक्ष्य नियम। एक बार जब कोई डॉक्यूमेंट सेक्शन 91 के तहत साबित हो जाता है तो ओरल एविडेंस उसकी शर्तों को नहीं बदल सकता। प्रोविजो अपवाद, जहां मौखिक सबूत की अनुमति है। अमान्यता, धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता, प्रतिफल की कमी। अलग से मौखिक सहमति जो डॉक्यूमेंट से मेल न खाती हो। डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन से पहले की शर्त। बाद में मौखिक समझौते को रद्द करना बदलना, सिवाय इसके कि जहां कानून में लिख कर देना जरूरी हो। इस्तेमाल या कस्टम समझाने वाले शब्द। अस्पष्ट भाषा, ये समझाने के लिए कि ये तथ्यों पर कैसे लागू होती है। मौखिक साक्ष्य कब दिए जा सकते हैं। धारा 93 98 धारा 93 अस्पष्ट दस्तावेज, कोई मौखिक साक्ष्य नहीं। अगर भाषा साफ तौर पर साफ नहीं है तो साफ करने के लिए मौखिक सबूत की इजाजत नहीं है। उदाहरण, मेरा घर बेच दो जब व्यक्ति के पास 2 घर हों बिना पहचान के। धारा 94 स्पष्ट भाषा का खंडन नहीं किया जाना चाहिए। अगर भाषा साफ है और एकदम सही है तो बोलकर दिए गए सबूत उसका खंडन नहीं कर सकते। धारा 95 सरल भाषा लेकिन लागू होने पर अर्थहीन। अगर साफ शब्द फैक्ट्स के सामने बेमतलब हो जाएं तो इरादा दिखाने के लिए ओरल एविडेंस की इजाजत है। धारा 96 अव्यक्त अस्पष्टता। फैक्ट्स पर शब्दों को लागू करने के बाद कंफ्यूजन पैदा होता है तो ओरल एविडेंस की इजाजत है। उदाहरण, एक ही नाम के 2 व्यक्ति। धारा 97 भाषा आंशिक रूप से मौजूदा तथ्यों पर लागू होती है। मौखिक सबूतों से यह समझने में मदद मिली कि कौन से तथ्य बताए गए थे। धारा 98 तकनीकी शब्दों को समझाने के लिए साक्ष्य। डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल टेक्निकल विदेशी लोकल शब्दों को समझाने के लिए एक्सपर्ट सबूत की इजाजत दी गई। कौन साक्ष्य दे सकता है। धारा 99 से 100 धारा 99 वे व्यक्ति जो दस्तावेज में परिवर्तन करने वाले समझौते का साक्ष्य दे सकते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट से जुड़े लोग या उनके प्रतिनिधि ही ऐसा सबूत दे सकते हैं, अजनबी नहीं कर सकते। धारा 100 उपबंधों की व्यावृत्ति। धारा 91 99 निम्नलिखित से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करती है। दस्तावेजों की व्याख्या, धोखाधड़ी, गलती, गैरकानूनी वगैरह का सबूत। त्वरित संशोधन तालिका। अनुभाग। मुख्य नियम 91 सर्वोत्तम साक्ष्य नियम। 92 मौखिक साक्ष्य नियम +6 अपवाद। 93 94 साफ तौर पर साफ न होने के लिए कोई मौखिक सबूत नहीं है। 95 97 अव्यक्त अस्पष्टता के लिए मौखिक साक्ष्य। 98 तकनीकी शब्दों की व्याख्या। 99 केवल पार्टियां ही भिन्न हो सकती है। 100 बचत खंड। परीक्षा टिप्स। 91 + 92 सबसे महत्वपूर्ण है, अक्सर एक साथ पूछे जाते हैं। याद रखिए, दस्तावेज मौखिक से बेहतर होता है। पूरे नंबर के लिए सेक्शन 92 के एक्सेप्शन साफ साफ लिखें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 100 120 सबूत का बोझ। सबूत के बोझ के सामान्य नियम। धारा 101 से 106 धारा 101 सबूत का बोझ। जो कोई भी कोई बात कहता है उसे साबित करना होगा। बोझ उस व्यक्ति पर है जो चाहता है कि कोर्ट किसी बात पर यकीन करे। जो दावा करता है उसे साबित करना होगा। धारा 102 सबूत का बोझ किस पर है। बोझ उस व्यक्ति पर है जो सबूत न देने पर फेल हो जाएगा। ट्रायल के दौरान यह शिफ्ट हो सकता है। धारा 103 किसी विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार। किसी खास बात को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर होता है जो चाहता है कि कोर्ट उस पर यकीन करे। धारा 104 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। अगर किसी फैक्ट को दूसरे सबूत के काम का होने से पहले साबित करना जरूरी है
तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो उस सबूत का इस्तेमाल करना चाहता है। धारा 105 अपवाद साबित करने का भार। अभियुक्त को अपवाद जैसे आत्मरक्षा, पागलपन साबित करना होगा। कोर्ट ऐसे एक्सेप्शन की कमी मान लेता है, क्रिमिनल लॉ में बहुत जरूरी है। धारा 106 तथ्यों को सिद्ध करने का भार, विशेषकर ज्ञान के भीतर। जब कोई बात किसी को खास तौर पर पता हो तो उस व्यक्ति को उसे साबित करना होगा। उदाहरण, आरोपी को चोरी का माल कैसे मिला। अनुमान और विशेष भार। धारा 107 से 114 ए। धारा 107 मृत्यु साबित करने का भार। मौत का दावा करने वाले व्यक्ति को इसे साबित करना होगा। धारा 108 ये साबित करने का भार कि कोई व्यक्ति जीवित है। 7 साल से कोई पता नहीं चला है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है कि वह जिंदा है। धारा 109 रिश्ते के बारे में सबूत का बोझ। रिश्ते के होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर बोझ है। धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का बोझ। जिसके पास कब्जा है उसे मालिक माना जाता है। जिम्मेदारी मालिकाना हक से इनकार करने वाले व्यक्ति की है। धारा 111 लेन देन में सद्भावना। जब अच्छी नीयत पर सवाल उठाया जाता है तो जिम्मेदारी अच्छी नीयत दिखाने वाले व्यक्ति पर आती है। धारा 112 बच्चे की वैधता। वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है। बहुत मजबूत अनुमान नॉन एक्सेस साबित करके ही दिया जा सकता है। धारा 113 आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान। अगर शादीशुदा महिला 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है तो कोर्ट पति या रिश्तेदारों की वजह से उकसाने का मामला मान सकता है। धारा 113 विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान। यह नियम वहां लागू होता है जहां पति रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता दिखाई गई हो। धारा 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान। अगर शादी के 7 साल के अंदर मौत और दहेज के लिए क्रूरता साबित हो जाती है तो कोर्ट दहेज हत्या मान लेगा। धारा 114 न्यायालय तथ्यों के अस्तित्व को मान सकता है। कोर्ट इन आधारों पर तथ्य मान सकता है। प्राकृतिक घटनाएं, मानव आचरण, व्यवसाय का सामान्य क्रम, प्रसिद्ध चित्र AI शामिल है। धारा 114 बलात्कार में सहमति के अभाव के बारे में अनुमान। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित हो जाता है और महिला अपनी सहमति नहीं बताती है तो कोर्ट ये मान लेगा कि सहमति नहीं थी। एस्टोपल। धारा 115 117। धारा 115 विबंधन। जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे को कुछ विश्वास दिलाया वो बाद में उससे इनकार नहीं कर सकता। विरोधाभास को रोकता है। धारा 116 किराएदार और लाइसेंसी का विबंधन। किराएदार किराएदारी के दौरान मकान मालिक के टाइटल को मना नहीं कर सकता। धारा 117 स्वीकारकर्ता, उपनिहिति, लाइसेंसी का विबंधन। कोई रोल स्वीकार करने वाला व्यक्ति उसे देने वाले व्यक्ति के अधिकार को नकार नहीं सकता। गवाह और योग्यता। धारा 118 120। धारा 118 कौन गवाही दे सकता है। सभी लोग काबिल हैं जब तक कि वे सवालों को समझने में काबिल न हों। इसमें शामिल है बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, पागल अगर उस समय सक्षम हो। धारा 119 मूक गवाह। सबूत इस तरह दे सकते हैं। लिखना, लक्षण, मौखिक सबूत के रूप में माना जाता है। धारा 120 सिविल मुकदमे के पक्षकार और अभियुक्त। सिविल केस के पक्ष और आरोपी व्यक्ति सक्षम गवाह है। त्वरित संशोधन तालिका। धारा विषय 101 106 सबूत का सामान्य बोझ। 107 110 अनुमान, जीवन, मृत्यु, स्वामित्व। 111 114 विशेष अनुमान, विवाह, दहेज, बलात्कार। 115 117 विबंधन। 118 120 गवाहों की योग्यता, परीक्षा फोकस। धारा 101 105 106 धारा 112 113 113 बी। धारा 114 के उदाहरण, एस्टोपल। 115 117 नीचे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 121 से 140 की स्पष्ट परीक्षाउन्मुख व्याख्या आसान अंग्रेजी में लिखी गई है जो गवाहों, विशेषाधिकारों, परीक्षा और जरह पर केंद्रित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 121 140 साक्षी और परीक्षा। विशेषाधिकार प्राप्त संचार। धारा 121 131 धारा 121 न्यायाधीशों को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक जज को इन सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका न्यायिक आचरण, अदालत में उनके द्वारा देखे गए मामले, अपवाद, ऊपरी अदालत का आदेश। धारा 122 विवाह के दौरान संचार। शादी के दौरान पति पत्नी के बीच बातचीत खास होती है, बिना सहमति के बताया नहीं जा सकता। अपवाद, पति पत्नी के बीच के मामले या क्रिमिनल मामले। धारा 123 राज्य के मामलों के बारे में साक्ष्य। राज्य के मामलों से जुड़े सबूत नहीं बताए जा सकते। डिपार्टमेंट के हेड की परमिशन जरूरी है। धारा 124 आधिकारिक संचार। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होता है तो पब्लिक ऑफिसर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। धारा 125 अपराधों के किए जाने की सूचना। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जानकारी का सोर्स नहीं बता सकते। सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज।
वकील क्लाइंट के साथ बातचीत का खुलासा नहीं कर सकता। नौकरी खत्म होने के बाद भी लागू होता है। अपवाद, गैरकानूनी मकसद या अपराध, धोखाधड़ी। बहुत महत्वपूर्ण अनुभाग। धारा 127 विशेषाधिकार का विस्तार। विशेषाधिकार इन तक फैला हुआ है: दुभाषियों, क्लर्कों, अधिवक्ता के सहायक। धारा 128 विशेषाधिकार माफ। अगर क्लाइंट सबूत देता है तो प्रिविलेज माफ किया जा सकता है। धारा 129 गोपनीय संचार। क्लाइंट को कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धारा 130 गवाह को दस्तावेज पेश करने से छूट नहीं दी जा सकती। गवाह को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, भले ही वे गलत हों, लेकिन उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धारा 131 तीसरे व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों का उत्पादन। डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली थर्ड पार्टी लाइबिलिटी से सुरक्षित है। गवाहों की परीक्षा। धारा 132 से 138। धारा 132 गवाह को जवाब देने से छूट नहीं दी गई। गवाह को सभी सवालों के जवाब देने होंगे। जवाबों का इस्तेमाल उस पर केस चलाने के लिए नहीं किया जा सकता, झूठी गवाही को छोड़कर। धारा 100 सहअपराधी। साथी एक काबिल गवाह है, साथी के सबूत के आधार पर सजा हो सकती है। समझदारी का नियम, इसकी पुष्टि की जरूरत है। धारा 134 गवाहों की संख्या। गवाहों की कोई तय संख्या जरूरी नहीं है, एक भरोसेमंद गवाह भी काफी है। धारा 122 पेशी और परीक्षा का आदेश। ऑर्डर तय किया गया। कानून, न्यायाधीश का विवेक। धारा 136 न्यायाधीश द्वारा स्वीकार्यता का निर्णय। जज तय करते हैं कि सबूत मंजूर है या नहीं। धारा 137 मुख्य परीक्षा, जिरह, पुन परीक्षा। मुख्य परीक्षा गवाह को बुलाने वाले पक्ष द्वारा, जिरह विपक्षी पक्ष द्वारा। पुनः परीक्षा स्पष्टीकरण। धारा 138 परीक्षाओं का क्रम। प्रथम मुख्य परीक्षा, दूसरा जिरह, तीसरा पुनः परीक्षा। जिरह और प्रश्न। धारा 139 से 140। धारा 139 दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति से जिरह, डॉक्यूमेंट दिखाने वाले व्यक्ति से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। धारा 140 चरित्र का साक्षी। कैरेक्टर के बारे में गवाही देने वाले गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। त्वरित संशोधन तालिका। धारा विषय 121 125 न्यायिक और राज्य विशेषाधिकार। 126 129 अधिवक्ता ग्राहक विशेषाधिकार। 130 131 दस्तावेज उत्पादन पर सुरक्षा। 132 134 गवाह के दायित्व। 135 138 गवाहों की परीक्षा। 139 140 जिरह के नियम। परीक्षा फोकस क्षेत्र। अधिवक्ता ग्राहक विशेषाधिकार। 126 129 धारा 132 आत्मदोष से सुरक्षा। सहअपराधी साक्ष्य। 133 परीक्षा के प्रकार। 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। धारा 141 167 प्रमुख प्रश्न गवाह की विश्वसनीयता और अनुचित साक्ष्य। प्रमुख प्रश्न अनुभाग 141 से 143। धारा 141 मुख्य प्रश्न क्या है? एक मुख्य सवाल खुद ही जवाब बता देता है। उदाहरण, आपने आरोपी को चाकू के साथ देखा था, है ना? धारा 142 मुख्य प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में इसकी इजाजत नहीं है। कोर्ट की इजाजत से या शुरुआती मामलों में इजाजत दी जाती है। धारा 110 जिरह में मुख्य प्रश्न। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा लीडिंग सवाल पूछने की इजाजत होती है। सत्यता जांचने के लिए प्रश्न। धारा 144 से 146। धारा 144 लिखित मामलों के बारे में साक्ष्य। गवाह से डॉक्यूमेंट दिखाए बिना भी लिखित मामलों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर इसे साबित करना है तो डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। धारा 145 पिछले कथनों के संबंध में जिरह। गवाह से पिछले लिखे हुए बयानों का इस्तेमाल करके क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। विरोधाभासों के लिए महत्वपूर्ण, क्रिमिनल ट्रायल के लिए बहुत जरूरी। धारा 146 जिरह में वैध प्रश्न। सवाल पूछे जा सकते हैं, सत्यता का परीक्षण करें, पहचान और स्थिति खोजें। विश्वसनीयता को हिलाना, चरित्र, आचरण। अनुचित प्रश्न और संरक्षण। धारा 147 से 152। धारा 147 जब गवाह को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। गवाह को कानूनी सवालों के जवाब देने होंगे। कोर्ट जरूरी होने का फैसला करता है। धारा 148 न्यायालय यह तय करेगा कि प्रश्न कब पूछा जाएगा। कोर्ट का मानना है। प्रासंगिकता। महत्व, गवाह को चोट लगना। धारा 149 उचित आधार के बिना प्रश्न। बिना सही वजह के कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। गवाहों को परेशानी से बचाता है। धारा 150 न्यायालय की प्रक्रिया। कोर्ट गलत सवाल पूछने वाले वकील की रिपोर्ट कर सकता है। धारा 151 अशिष्ट या निंदनीय प्रश्न। ऐसे सवाल तब तक अलाउड नहीं है जब तक वे सीधे तौर पर रिलेवेंट न हो। धारा 152 अपमान या परेशान करने के इरादे से पूछे गए प्रश्न। कोर्ट बेइज्जती करने वाले या परेशान करने वाले सवालों पर रोक लगाएगा। गवाह की साख पर आक्षेप। धारा 153 155। धारा 153 उत्तरों का खंडन करने वाले साक्ष्यों का बहिष्करण। आमतौर पर क्रेडिबिलिटी से जुड़े सवालों के जवाब आखिरी होते हैं। किसी भी तरह की उलझन की इजाजत नहीं है। अपवाद,
पहले की सजा। धारा 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। पक्षद्रोही साक्षी अपने गवाह से जिरह करने की इजाजत दे सकता है। ऐसे गवाह को होस्टाइल गवाह कहा जाता है। बहुत जरूरी और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। धारा 155 गवाह की साख पर आक्षेप। गवाह की साख पर सवाल उठाया जा सकता है। बुरे चरित्र का सबूत, पिछले असंगत बयानों का सबूत, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का सबूत, पुष्टिकरण और स्मृति ताजा करना। धारा 156 160। धारा 156 गवाही की पुष्टि के लिए प्रश्न। पहले के बयानों को कंफर्म करने के लिए गवाह से पूछताछ की जा सकती है। धारा 157 पुष्टि करने के लिए पूर्व कथन। पहले दिए गए बयान घटना के तुरंत बाद या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाही को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। धारा 158 कौन से मामले साबित किए जा सकते हैं? क्रेडिबिलिटी पर असर डालने वाले मामले साबित हो सकते हैं। धारा 159 स्मृति ताजा करना। गवाह मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए निम्न का इस्तेमाल कर सकता है। लिखित दस्तावेज, इवेंट के समय बनाए गए नोट्स। धारा 160 दस्तावेज में बताए गए तथ्यों की गवाही। गवाह याददाश्त ताजा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में बताए गए फैक्ट्स की गवाही दे सकता है। अनुचित तरीके से प्राप्त दस्तावेज और साक्ष्य। धारा 161 से 167। धारा 161 प्रतिकूल पक्ष का अधिकार। दूसरी पार्टी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किए गए डॉक्यूमेंट्स को देख सकती है। धारा 162 दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पेश करने का आदेश दे सकता है। धारा 163 साक्ष्य के रूप में दस्तावेज देना। अगर कोई पार्टी डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर देती है तो वो बाद में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। धारा 164 इनकार के बाद दस्तावेज का उपयोग करना। एक बार मना करने के बाद पार्टी डॉक्यूमेंट पर भरोसा नहीं कर सकती। धारा 165 न्यायाधीश की प्रश्न पूछने की शक्ति। जज कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश दे सकता है। उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना। सबसे शक्तिशाली वर्गों में से एक। धारा 166 जूरी या मूल्यांकनकर्ता। अब अप्रचलित, जब जूरी सिस्टम मौजूद था तब लागू होता था। धारा 167 साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति। सिर्फ इसलिए फैसला नहीं बदला जाएगा। साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति जब तक कि इससे केस के मेरिट पर असर न पड़े। त्वरित संशोधन तालिका। धारा विषय 141 143 प्रमुख प्रश्न 144 146 जिरह का दायरा 147 152 गवाहों की सुरक्षा 153 155 विश्वसनीयता पर आक्षेप 154 शत्रुतापूर्ण गवाह 157 मंडन 159 161 स्मृति ताजा करना 165 न्यायाधीश की शक्तियां 167 अनुचित साक्ष्य का प्रभाव हाई स्कोरिंग एग्जाम सेक्शन 145 विरोधाभास 154 शत्रुतापूर्ण गवाह 157 पुष्टि 165 न्यायाधीश की शक्ति 167 त्रुटियों का प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।